नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। तो आज प्राइम टाइम डिबेट में बात होगी गड्ढे में गठबंधन की। हरियाणा में बीएसपी और इनेलो का गठबंधन 20 साल बाद हुआ था, लेकिन 9 महीने में ही गठबंधन की गांठ ढीली होती नजर आ रही है, या यूं कहें कि लगभग टूट के कगार पर पहुंच चुका है। इससे हरियाणा की राजनीति में बदलाव होने के संकेत जरूर सामने आ रहे हैं और कुछ नए समीकरण बनने की सुगबुगाहट भी शुरू हो चुका है। भले ही इनेलो और बीएसपी का गठबंधन गड्ढे में जा रहा हो, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में सियासी तिकड़म जरूर तेज हो गई है। तो जींद उपचुनाव में इनेलो और बीएसपी गठबंधन की हार के बाद समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। इनेलो की करारी शिकस्त के बाद गठबंधन पर टूट का खतरा मंडरा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए गठबंधन को तोड़ने के संकेत दिए हैं। मायावती ने साफ कर दिया है कि चौटाला परिवार के एक होने पर ही गठबंधन जारी रहेगा। जींद उपचुनाव से हरियाणा की राजनीति में बदलाव देखा जा रहा है। जींद की जंग के बाद हरियाणा की राजनीति में भूचाल आ गया है। बीजेपी की जीत ने बाकी पार्टियों के समीकरण खराब कर दिए हैं और हरियाणा में जोड़ तोड़ का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को शुरू से ही बलि का बकरा कहा जा रहा था और रिजल्ट के बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। वहीं सांसद राजकुमार सैनी की रणनीति भी जींद में फेल होती नजर आई। जेजेपी ने उम्मीद के मुताबिक बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन इनेलो को जींद उपचुनाव में आईना दिखाई दे गया है। अब जींद उपचुनाव के साइड इफेक्ट भी सामने आ रहे हैं। जींद सीट को इनेलो बचा नहीं पाई। अब इसका खामियाजा भी उसे उठाना पड़ रहा है, क्योंकि बीएसपी ने गठबंधन तोड़ने की धमकी दी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ कह दिया है कि अगर गठबंधन को जारी रखना है तो चौटाला परिवार को झगड़ा भूलकर एक साथ आना होगा। वहीं हरियाणा बीएसपी के प्रभारी मेघराज ने गठबंधन को टूटने के संकेत दिए हैं। उन्होंने भी साफ कहा है कि जब तक चौटाला परिवार एकजुट नहीं होता तो गठबंधन पर मायावती बड़ा फैसला ले सकती हैं। मामला अब हम लोगों ने जो चौटाला परिवार में के ऊपर डिपेंड है, वो गठबंधन को चाहते हैं तो उन्हें इकट्ठा होना चाहिए। चौटाला परिवार में एक और पार्टी बन करके तैयार हो गई जेजेपी, जिसका हम लोगों ने देखा कि जो जींद में जो उपचुनाव हुआ उस जींद में जो है कुछ तो हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो ईवीएम मशीन में घोटाला किया है, निश्चित तौर से वो जग जाहिर है, आप लोग भी जानते हैं। काउंटिंग के समय पर बहुत सारी मशीनें ऐसे पकड़ी गई जिसमें हंगामा हुआ। बीएसपी ने साफ कहा है कि जींद की हार चौटाला परिवार में फूट की वजह से हुई है और इस फूट का फायदा बीजेपी को हुआ। अब बीएसपी ने इनेलो के सामने शर्त रख दी है। एक तो कारण ईवीएम मशीन हो गया, दूसरा कारण जींद में कि जो अलग से एक पार्टी बनी जेजेपी, उसमें लगा, चूंकि हम लोगों ने देखा कि जो हमारी गठबंधन का कैंडिडेट था उम्मेद सिंह रेड्डू, वो जिला परिषद का मेंबर है। वो जब किसी पार्टी के सहयोग से नहीं अपने दम पर चुनाव लड़ा था, तब भी उसको 8000 वोट पड़ गए थे। अब तो दो पार्टियों के गठबंधन में उसको केवल यहाँ पर 3400 वोट पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। और इस तरह से ये जो पार्टी की जो फूट है कि ना तो हमारे भाई जेजेपी वाले जीत पाए, ना हमारे इनेलो वाले जीत पाए, जिसका पूरा फायदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिला। जींद उपचुनाव के बाद हरियाणा की सियासत बदली नजर आ रही है। बीजेपी जहां जोश में है, वहीं इनेलो और बीएसपी का गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच गया है। कांग्रेस भी गुटबाजी के फेर में फंसी हुई है। वहीं बीजेपी ने संकल्प यात्रा शुरू कर दी है। 2019 की तैयारियों के बीच पार्टियों ने मजबूत समीकरण की तलाश शुरू कर दी है। रोहतक से हरियाणा न्यूज के लिए हर्षवर्धन शर्मा की रिपोर्ट। वहीं इनेलो बसपा गठबंधन टूटने की खबरों के बीच बीजेपी ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा और कृष्णलाल पवार ने गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि ये एक बेमेल गठबंधन था और गठबंधन से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। जब ये गठबंधन हुआ था तब मैंने कहा था
कि ये गठबंधन बेमेल गठबंधन है और ये ज्यादा देर चलेगा नहीं। 2019 का नरेंद्र भाई मोदी 2019 में एक भारी भरकम बहुमत लेकर के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये संकेत हरियाणा की जनता ने 5 नगर निगम के चुनाव जीत करके दिया और जींद का चुनाव जीत करके दिया। मैं तो इनेलो पर पहले इनेलो और बसपा का जो गठबंधन था बीजेपी पर कोई असर था ना रहेगा और इस बात का उदाहरण जींद उपचुनाव है। चलिए, तो हाथी चश्मा उतारकर फेंकने को पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है और इसी बीच हम चर्चा का आगाज कर लेते हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। सुरेंद्र स्वामी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, जवाहर यादव जी बीजेपी से, डीपी कौशिक कांग्रेस से, मीनू सिंह जी जेजेपी से हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। आप तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत है। हालांकि हमने बहुत कोशिश की थी कि आईएनएलडी से कोई हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ जाए और बीएसपी से भी कोई जुड़ जाए, लेकिन आईएनएलडी की तरफ से कोई डिबेट में उपलब्ध नहीं हो सका और बीएसपी भी सिर्फ फोन पर उपलब्ध होने के लिए ये लोग तैयार हैं। तो चलिए, जो मेहमान हैं उनके साथ चर्चा का आगाज कर लेते हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, आपके साथ इस चर्चा का आगाज करते हैं कि हाथी चश्मा उतार कर फेंकने को तैयार है, इसका हरियाणा की सियासत पर कितना फर्क पड़ेगा, खासतौर से जींद के जो उपचुनाव के नतीजे हैं उनको देखते हुए? नहीं, देखिए, अब इसमें रीअलाइनमेंट होगा और आप ही के यहाँ डिबेट में मैंने कहा था जिस दिन इन लोगों का बंटवारा हुआ था जेजेपी और इनेलो का, उसी दिन हमने कहा था कि अब मायावती जी की कोई गारंटी नहीं है और वो नहीं जाएंगी और कोई भी राजनेता नहीं जाएगा, क्योंकि जब उन्होंने समझौता किया वो इनेलो के साथ किया था। अब अगर इनेलो में दो फाड़ हो जाएंगी, एक दूसरी नई पार्टी बन जाएगी, तो मायावती जी क्यों रहेंगी? तो इसलिए वो मामला तो खत्म होना ही था। अब प्रश्न ये है कि मायावती जी कहाँ जाएंगी। अब देखिए, किसी भी गठबंधन को तोड़ने के लिए इतना तो कहना ही पड़ता है, भाई दोनों आप मिल जाइए, जिसकी कोई पॉसिबिलिटीज अब नहीं है और जींद के चुनाव में वोटिंग पैटर्न के बाद तो है ही नहीं। तो अब मायावती जी के पास एक ही ऑप्शन है और वो ऑप्शन है कांग्रेस का। उन्होंने मध्य प्रदेश में भी कोशिश की थी, राजस्थान में भी कोशिश की थी, गठबंधन उनका बना नहीं। और मैं समझता हूं कि इस समय प्रियंका वाड्रा के आने से कांग्रेस में थोड़े प्रैक्टिकल लोग होंगे, डिसीजन लेने में थोड़ी प्रैक्टिकल जैसे व्यवहारिकपन आएगा और इस बात की संभावनाएं आज की इसमें मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये अब तलाशी जाएंगी कि क्या कांग्रेस और मायावती का गठबंधन होगा। ठीक है मीनू जी, आपने करवा दिया सब कुछ, तुड़वा दिया गठबंधन, लगभग कगार पर है। देखिए, किसी पार्टी में कौन सी पार्टी किससे गठबंधन करती है, लोकतंत्र में ये उनकी खुद की इच्छा पे निर्भर करता है। ये किसी और इससे कोई लेना देना ना तो होना चाहिए और ना ही हमारा तो बिल्कुल ही नहीं है। खैर, लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी, सुश्री मायावती जी बड़ी परिपक्व नेता हैं। वो जानती हैं, उन्होंने बड़े ध्यान से जींद उपचुनाव को देखा, उसकी विवेचना की और वो समझ गई कि राजनीतिक उत्तराधिकार कहाँ है। मेरे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं मेरे साथ बैठे हुए, उन्होंने सही एक बात कही है। वो कहते हैं रीअलाइनमेंट होगा, बिल्कुल होगा रीअलाइनमेंट, लेकिन मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि शायद मायावती जी कांग्रेस के साथ जाएंगे। वो कहीं भी जा सकती है। डोरे डाल रहे हैं आप लोग? हमारे उनसे संबंध पहले भी बहुत अच्छे थे जी, आगे भी अच्छे रहेंगे। सुश्री मायावती जी का हम पूरा आदर करते हैं, उनकी विचारधारा का। और जो शब्द हैं वो इतने प्यारे प्यारे हैं कि मायावती जी सुनेंगे तो आधा तो उनका झुकाव पहले ही हो जाएगा। मैं तो एक महिला हूं, मैं तो वैसे भी उनकी शख्सियत का बड़ा ही सम्मान करती हूं। और रही पार्टी की विचारधारा की बात, तो पार्टी के परिप्रेक्ष्य में भी मैं उनका बेहद सम्मान करती हूं। और हम तो ये चाहते हैं, देखिए, उन्होंने गठबंधन किया था इनेलो के साथ, केवल नाम लेने से, झंडा और डंडा लेने से कोई इनेलो या कोई पार्टी नहीं हो जाती। उन्होंने जिस विचारधारा के साथ, चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा के साथ गठबंधन किया था, वो आज कहाँ है? वो आज तो चौधरी देवीलाल की विचारधारा के साथ किया था या ओम प्रकाश चौटाला की विचारधारा के साथ किया था? ये उत्तराधिकार किया था। हम ओम प्रकाश चौटाला जी का भी बेहद सम्मान करते हैं, हमारे श्रद्धेय हैं, हमारे बड़े हैं, उनसे हमारे कोई मतभेद नहीं है। भले वो कुछ भी कहते रहे, बड़ों के शब्द, बड़ों के वो प्यार, उनमें मिठास ही होती है, उनमें प्यार ही झलकता है। वो मिठास सबने देखा है। खैर, प्रकाश भारती जी बीएसपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे। प्रकाश जी, चश्मा उतार कर फेंकने की पूरी तैयारी हो गई है? हेलो
सर आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ नहीं रही भाई साहब, आवाज थोड़ा तेज बोल देता हूँ, शायद आवाज पहुंच जाए। चश्मा उतार कर फेंकने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं आप लोग? हाँ जी, चश्मा उतार फेंकने के लिए तैयारी हो गई है सर? मैं भाई साहब आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा। गठबंधन तोड़ रहे हैं? ये आवाज नहीं आ रही। चलिए, आपको हमारी टीम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेगी। जवाहर जी, इसका कितना असर पड़ेगा हरियाणा की सियासत पर? उनका गठबंधन रहे तो, गठबंधन टूट जाए तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए, गठबंधन रहे तो हमारे लिए तो वही सुखद एहसास है जो जींद में हुआ। और गठबंधन मीनू जी को मैं शुभकामनाएं देता हूं, इनके साथ हो जाए तो भी हम पर फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कारण क्या है, मैं भी जो बैठे बैठे सर्च कर रहा था वो वीडियो मैं निकाल लूंगा और थोड़ी देर में अगर ठीक रहा, क्योंकि 18 अक्टूबर के आसपास की वो वीडियो है जो हमने तब चलाई थी। तब इनकी आदरणीय मीनू जी की और हमारी नेता रही है, यूपी की मुख्यमंत्री है, तो उन आदरणीय ने जो कहा था देवीलाल जी की विचारधारा के लिए, वो ये कहा था कि ये वो सामंतीवादी लोग हैं, ये वो गुंडे लोग हैं जिन्होंने दलितों का शोषण किया। अच्छा। और ये किसके लिए कहा था? ये देवीलाल जी की विचारधारा के लिए किया था। वो रिकॉर्ड पे मैं चीजें बता रहा हूं, मेरे पास वो वीडियो है, अभी निकल नहीं पाई, मैंने वही कोशिश करा था लगातार जब मेरा नंबर आए। तो जिन्होंने इनके आदर्श, देवीलाल जी मेरे भी आदर्श है, अनेकों कुछ मुद्दों पर मेरी उनसे सहमति हो सकती है, कुछ पे असहमति हो सकती है, पर आज ये नेता के नाते देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, और कुल मिला के किसानों और उनके आंदोलन को जितना मैंने स्टडी किया, पढ़ा है, तो उसके नाते कुछ असहमति के साथ साथ अधिकांश मुद्दों पर मेरी उनसे सहमति और मैं उनका सम्मान करता हूं इनके, परंतु इनके लिए तो वो जीवन मरण का प्रश्न है। ये कहते हैं बड़ी है देवीलाल जी की विचारधारा को लेकर, और उस विचारधारा को सुश्री मायावती जी ने जो कहा वो मैंने आपको रिकॉर्ड पे बता दिया, नंबर एक। दूसरा, मायावती जी जो कह रही थी वो सही है गलत है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, परंतु वो ये मान लीजिए कि दलित व्यक्ति वो पूछता है मिर्चपुर में कहां थी ये एनएलडी जब मिर्चपुर कांड हुआ, एक दलित अपाहिज बेटी को जला दिया गया, तब ये एनएलडी कहां थी? ऐसे ही दलितों पर जितने अत्याचार हुए वो अत्याचार उन लोगों द्वारा किए गए जिसके समर्थक उस मानसिकता से हैं जिसको आप इनेलो की मानसिकता कहते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर मायावती समीकरण के साथ जाएगी, चाहे वो जेजेपी के साथ जाए चाहे वो इनेलो के साथ जाए, तो मायावती चली जाएगी, परंतु उसका मतदाता और उसका वर्कर वैसे ही भाग जाएगा जैसे जींद के उपचुनाव में भागा। इसलिए हमें मायावती जी के, चाहे वो कांग्रेस में जाए, स्वामी जी ने जैसा कहा उनको संभावना कांग्रेस में लगी, मीनू जी के शब्दों से मुझे लगा कि वो उनको आमंत्रण देना चाहते हैं तो वो वहां जाए। मैं तो जवाहर जी आपको भी आमंत्रण दे रही हूं, आइए मैं अपनी बात करता हूं। उसके बाद वो इनेलो में रहे। तो मेरा मानना है कि मायावती जी का वोटर वो मायावती जी को भी छोड़ सकता है स्वाभिमान के मामले में लेकर, क्योंकि इस मायावती जी ने आज तक ये कहती रही हैं कि हरियाणा में अगर शोषण के प्रति कोई है, गुंडागर्दी के प्रति कोई है, सामंतवादी व्यवस्था के प्रति कोई है, तो वो इनको बताती रही है। और उसके बाद जाके सत्ता के लालच में उस गोदी में चला जाए, तो मैं मानता हूं कि हरियाणा का दलित एक स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं, वो अपने स्वाभिमान के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, वो मायावती को छोड़ सकता है। ठीक है कौशिक साहब, आप लोग भी कोशिश करेंगे कि ये गठबंधन जो टूटने की कगार पर है, अगर वहां से वो गठबंधन टूटता है तो मायावती आपके साथ आए, कोशिश होगी आपकी? देखिए गुरु, मैंने याद होगा आपको जब भी डिबेट हुई, मैंने पहले ही जब इनका गठबंधन तभी बोला था, ये गठबंधन पहले भी हुआ था एक बार, तब भी नहीं चला था, अब भी नहीं चलेगा ये, क्योंकि दोनों पार्टियों की जो विचारधारा, जैसे मीनू जी बता रही है, वो 100 किलोमीटर दूर है आपस में, मतलब मैच होने का। इनकी विचारधारा की बात करें, अभी पहले केजरीवाल पे उंगलियां उठाते थे, आज उनकी केजरीवाल से विचारधारा बदल गई, मिल गई उनके अंदर, तो मुझे समझ में नहीं आता विचारधारा इनकी लोगों की कैसे होती है। जहां तक हमारा वैसे अगर बात करेंगे तो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज की विचारधारा अगर हम गिनाने लगे हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो किसी के भी दामन पे ऐसा नहीं होगा कि दाग नहीं होगा। नहीं, अल्टीमेटली हमारा तो कम होता है गौरव भाई, देख कम होता है। हाँ, बहुत कम होता है। और जहां तक गठबंधन का सवाल है, ये पार्टी हाईकमान का नेतृत्व डिसाइड करेगा उनको क्या करना है क्या नहीं। अगर हरियाणा की सियासत के लिहाज से देखें तो क्या मायावती का किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन क्या कोई फैक्टर रखता है आज की तारीख में? खास तौर से तब, नहीं मैं उसको कंक्लूड कर लूं, खास तौर से तब जब पिछले लोकसभा में उनका गढ़ जो उत्तर प्रदेश है उसमें उनकी जो स्थिति रही,
उसके बाद क्या मायावती का गठबंधन जो एक माना जाता था कि एक परंपरागत तौर पर उनका एक वोट बैंक है हर प्रदेश में, लगभग थोड़ा बहुत है जो थोड़ा सा कोई फैक्टर प्ले करता है, लेकिन क्या आज की तारीख में हरियाणा में है भी ऐसा? देखिए एक बात बताऊं गौरव भाई, मैं देखिए ज्यादा तो कह नहीं सकता, लेकिन मायावती एक ऐसी नेता है कहीं न कहीं थोड़ा प्रभाव जरूर होता है, क्योंकि मैंने देखा नहीं, लास्ट के आप देखिए कोई विधानसभा देखिए, अल्टीमेटली मुझे लगता है कि एक उनका विधायक हमेशा बन के आया ही है, और फिर जो सीबीसी वोट बैंक है कहीं उन पे इफेक्ट वो वोट बैंक उनका करता है। बट जहां आप अगर ज्यादा कुछ कहेंगे तो वो उसमें हम नहीं देख सकते कि मायावती का ज्यादा प्रभाव हरियाणा के अंदर होगा। आजकल तो मुझे लग रहा है यूपी के अंदर भी इतना नहीं रहा, एमपी के अंदर आपने देखा था वहां भी इतना नहीं रह पाया। तो अब ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप साथ नहीं जाएंगे पूरी तरह से? हमने तो पहले हमने डिक्लेयर करते, हम तो सारी 80 सीटों हम लड़ेंगे चुनाव, हमने तो पहले ही बोला। वो बोला है, लेकिन क्या ये फाइनल कह रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल फाइनल है ये, देखिए अभी तक फाइनल है, बाकी बाद में क्या होता है वो ऊपर वाले जाने। यही सवाल सुरेंद्र जी आपसे है कि आपको लगता है कि मायावती कोई फैक्टर है हरियाणा की सियासत में खास तौर से? देखिए ऐसा है कि अगर आप मायावती जी अलोन लेते हैं तो ये कहीं भी फैक्टर नहीं है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उनके साथ जो एक जाटव का दलितों में एक ग्रुप है जो उनके साथ पूरे जी जान से जुड़ा हुआ है और वो अपने वोट ट्रांसफर करने की हैसियत रखती हैं और आज भी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भले ही उन्हें सीटें कम मिली हों, लेकिन उनका दलित वोट बैंक का अगर आप देखें तो 19% वोट उनको फिर भी यूपी में मिला था। होता क्या है कि मायावती जी खाली दलितों के दम पर नहीं जीत सकती, उनको एक अलाइनमेंट चाहिए, एक कास्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने 2007 के चुनाव में किया था यूपी में, और उसकी वजह से उनके जो अपने वोट थे उसमें वृद्धि होकर के उनको सीटें मिली। अभी उन्होंने क्या शुरू किया है कि जो भी कास्ट डोमिनेंट है किसी भी एरिया में, मान लीजिएगा कि आप उदाहरण ले लीजिए जींद का ही, अब जींद में जाट हैं और पंजाबी हैं, तो वो क्या करती हैं आजकल कि अपना जो रिजर्व जो कैंडिडेट उतारेंगी वो या तो पंजाबी उतारेंगी या जाट उतारेंगी, ताकि दलित प्लस जाट, दलित प्लस पंजाबी मिलके उनकी सीट निकल जाए। ऐसे ही उन्होंने थोड़ी बहुत सीटें मध्य प्रदेश में जीती, ऐसे ही सीटें उन्होंने राजस्थान में जीती। तो ये उनका एक कॉम्बिनेशन है और उसमें उनको अच्छी वोट मिल रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो यूपी में जिस बात की ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में, उस पर आप कहें तो मैं कहना चाहूंगा इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है कांग्रेस में। हम लोग जो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं उसका ये है कि इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है मायावती प्लस अखिलेश एंड कांग्रेस की कि अगर ये गठबंधन करते हैं तो जो सवर्ण वोट है वो इस ग्रुप को नहीं जाएगा, वो सारा बीजेपी में चला जाएगा। इसलिए इनकी एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि जहां पे 5, 7, 10 कांग्रेस की मजबूत सीटें हैं वहां पे ये वीक कैंडिडेट खड़ा करेंगे और कांग्रेस सब जगह अपने कैंडिडेट करेगी ताकि जो अपर कास्ट का वोट है उसको ये काट सके। ये इनकी सोच है, मैं नहीं कह रहा हूं उसका रिजल्ट क्या होगा, हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो चूंकि इनकी ऑलरेडी से एक सोच रही है और ऐसा नहीं है कि उनसे बातचीत नहीं हुई है, तो मेरा ये मानना है कि हरियाणा में जो पॉसिबिलिटीज हैं इस समय, अगर मायावती गठबंधन करती हैं तो मेरे अपना असेसमेंट यह है कि वो कांग्रेस के साथ होगा, जजपा के साथ नहीं होगा। और अगर नहीं होगा तो फिर वो कैंडिडेट का उनका जो एक सिस्टम उन्होंने अभी बनाया है नया, पिछले चुनाव से शुरू किया है, वो उस चुनाव पर आएंगी। ठीक है, लेकिन मैं एक बात इसमें जोड़ना चाह रहा था कि बीजेपी जब सरकार बनाई थी तो 34% वोट पे बनाई थी। ठीक है, इस चुनाव में भी उनके 34% के आसपास ही वोट उनको मिले हैं। हालांकि जिनमें वो पहली बार जीती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भाजपा अभी तक अपना जो एवरेज वोट है उसको बना के रखे हुए, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं है, उसमें ग्रोथ नहीं कर पाए हैं। ये मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं। लेकिन ऐसी सीट पे जीतना थोड़ा संशोधित कर देता हूं। ऐसा नहीं है, जींद में हम पहली बार अपनी जमानत बचाने में एक तरह से सफल हुए थे, या इससे पहले बच्चों की मुझे जानकारी नहीं, पर पिछली बार हम 2200 वोटों से हारे थे। और जींद में जो हमारा 34% वोट था, ये 34% वोट नहीं था। तो जींद के परिप्रेक्ष्य में अगर उसी विधानसभा की बात करें तो वहां हमने लगभग अपना 8-10% अपना ग्राफ ऊपर किया है, तब हम जाकर जींद जीते हैं। और जींद की एक परिस्थिति और बदली चुनाव के बाद कि इनेलो के साथ बसपा का गठबंधन था और जेजेपी के साथ आम आदमी पार्टी और एक हमारे और है रणबीर शर्मा जी,
उनकी पार्टी, वहां 3 पार्टियों का गठबंधन था। उसके बाद भी आज तक जींद के इतिहास में 5 बार 10,000 से अधिक विजय हुई है, उसमें से एक विजय ये भी थी। तो जहां हम 10,000 से अधिक मतों से जीते, जहां 3 पार्टियों के गठबंधन को हमने हराया, तो हमारा ग्राफ बढ़ा। दूसरा एक और मैं स्वामी जी की सब जानकारी के लिए कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी जाति की पॉलिटिक्स नहीं करती। उसको उदाहरण को भी हम जींद में समझ सकते हैं। आज स्वामी जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया कास्ट को लेकर कि पंजाबी, तो पंजाबी का जो नंबर आता है वहां के कास्ट समीकरण में वो 6वां या 7वां नंबर आता है, क्योंकि पहले नंबर पर वहां पर जाट है, उसके बाद दलित है, वहां सैनी है, ब्राह्मण है, वैश्य समाज है। इनकी संख्या सब पंजाबियों से अलग थी, क्योंकि हम इस पैटर्न पे कभी सोचते नहीं है। हम तो यही सोचते हैं कि हरियाणा एक और हरियाणवी एक, और अपने विकास के मुद्दे को लेकर। और वो जो विज्ञापन छपा था सर, वो क्या था? मैं उसमें भी आता हूँ ना, उसमें पूछ लीजिएगा, उसमें पूछ लीजिएगा। अभी जिंद की चर्चा कर रहे हैं, उसका जवाब दिएगा, अभी भी जवाब देगा। जवाब देना चाहूंगी। नहीं, वो तो कोई भी पार्टी कभी नहीं कहेगी कि हम धर्म या जाति की राजनीति पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ ये, इसलिए हम तो इस पर गए। अगर हम कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करते तो हम यहाँ जाट के बाद जो 2nd नंबर की कास्ट थी उसको उठाते, 3rd नंबर की करते उसको उठाते। इसका मतलब हमने वो नहीं किया। तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं हमें अपने ऊपर यह कॉन्फिडेंस था और यह विश्वास था कि जाति महत्वपूर्ण नहीं होती, विकास के मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं, लोग उसके आधार पर वोट देते हैं, ऐसा मेरा मानना है। दूसरा, मैं कभी प्रश्न से नहीं भागता। आपने कहा कि एक विज्ञापन निकला था, उस विज्ञापन को लेकर मुख्यमंत्री जी ने जो कोट किया था, मैं उन शब्दों को आपके सामने दोहरा रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये व्यक्तिगत रूप से किसी की निजी राय हो सकती है, मेरी या भारतीय जनता पार्टी की राय किसी भी जाति को बढ़ाकर बटाना, घटाकर बताना, इस पर भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती। ये मुख्यमंत्री ने अपने शब्दों से ये कहा था, और ये बाइट लगभग सभी चैनलों पर चली थी। अब संदर्भ आता है तो विज्ञापन किसने छपवाया था? सर मैंने बताया, व्यक्तिगत राय बता दी मैंने। अब मैं आता हूं किसकी? कैंडिडेट की व्यक्तिगत थी। कैंडिडेट हाँ, वो बीजेपी के नहीं है। नहीं, अरे भाई साहब, वो व्यक्तिगत मैंने कहा ना, इसलिए वो खर्चा भी उसमें डुला। मैं आता हूं मायावती को लेकर। 98 में इनेलो का समझौता मायावती जी से हुआ था। 98 में होकर 99 आते आते तक वो समझौता टूट गया था। तो ये मान के चलिए, मायावती जी कुछ भी है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सत्ता की दौड़ में इतने अप्राकृतिक गठबंधन करने लगे हैं। फिर मैं कहता हूं मीनू जी को याद दिलाते हुए कि अप्राकृतिक गठबंधन कैसे कहलाते हैं। मैं मानता हूं कि जेजेपी की इंसो पार्टी का एक इनका संगठन है, छात्र इकाई, जिसका एक बयान आया था, मैंने उसकी प्रशंसा की थी। बयान क्या था कि जब जेएनयू में नारे लगे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसा अल्लाह, उसका विरोध करने वाली इंसो भी थी। एबीपी के साथ साथ इंसो भी इसमें खड़ी थी। हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, परंतु राष्ट्रीयता पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हरियाणा वीरों की है। हरियाणा में सबसे अधिक शहीद हुए, और 1.5%, 1.6%, शायद 2% हमारी आबादी है देश के संदर्भ में, और हम जो सैनिक देते हैं वो 10% देते हैं। परंतु आम आदमी पार्टी जो वहां खड़ी थी जेएनयू में, उन लोगों के साथ जो ये कह रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, तो हरियाणा के लोगों ने कहा कि अगर जेजेपी ऐसे लोगों के साथ खड़ी है तो यहां का युवा उसको कहेगा कि हरियाणा का युवा, जहां हर परिवार से, हर गांव से कोई ना कोई फौज में और हर गांव से कोई ना कोई शहीद है, तो वो इस गठबंधन को स्वीकार नहीं करेगी जो भारत के टुकड़े होने की शुभकामनाएं करता है और ये मानता है कि भारत माता तेरे टुकड़े होंगे। तो इसके कारण मुझे लगता है अगर जेजेपी इनके साथ नहीं गई होती तो शायद और बेहतर प्रदर्शन कर सकती। आप दूसरों के बेमेल गठबंधन की बात कर रहे हैं, आपने कश्मीर में क्या किया था? हाँ, कश्मीर में क्या किया? कश्मीर में हमने अपनी शर्तों पर गठबंधन किया, और जब लगा, और उसका मैं आज रिकॉर्ड पे भी कह देता हूं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप आज नहीं कह सकते। कश्मीर इतना संवेदनशील विषय था, कहीं ना कहीं उसमें आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। तो आप सरकार में रहकर राष्ट्रहित के कुछ चीजें कर सकते हैं, और वो हमने कराई भी। और कश्मीर के गठबंधन का कारण कह लीजिए और मोदी जी की दृढ़ निश्चयता कह लीजिए, जो आतंकवाद पहले कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक परेशान करता था। कभी आप बस में कितने बम विस्फोट होते थे, मार्केट में कितने होते थे, ट्रेन में कितने होते थे। जब से मोदी जी की सरकार आई है, यह आतंकवाद कश्मीर और कश्मीर के भी कुछ जिलों में सिमट गया है। तो कहीं ना कहीं उस गठबंधन से हमने जो उपयोग लेना होगा वो हमने लिया होगा।
और वो राष्ट्रहित में लिया होगा, और कुछ चीजें ऐसी वो बेमेल गठबंधन नहीं था, राष्ट्रहित का गठबंधन था वो। अच्छा, आप जो करे वो राष्ट्रहित का गठबंधन, वो राष्ट्र, उसके मैंने आपको बेनिफिट बताए। और दूसरा क्या किन जवाहर भाई बेनिफिट यही हो सकते हैं और कोई सरकार का गठबंधन नहीं है। कश्मीर जब आप गए थे तो क्या वादे किए थे, और उन जिनके साथ आपने गठबंधन किया उन वादों से बिल्कुल विपरीत उनके मैनिफेस्टो में चीजें थी। आप देखिए, मैं तो उस आंदोलन में रहा हूं 11 सितंबर 1991 में। मैं खुद एक छात्र नेता होने के नाते वहां नारे लगाते हुए गए थे, हाँ, श्रीनगर लाल चौक पे तिरंगा फहराने के लिए, और उधमपुर से आगे हम अरेस्ट हो गए थे। वीपी सिंह उस समय भारत के प्रधानमंत्री होते थे। आज कुछ चीजें मैं फिर कह रहा हूं कि क्योंकि कश्मीर इतना संवेदनशील विषय है, और कुछ चीजें जो आज पब्लिक डोमेन में नहीं डाल सकते राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और जब लगा कि वो उस लीग से बाहर जा रही है तो गठबंधन हमने वापस लिया, ना कि उन्होंने तोड़ा। गठबंधन तोड़ने वाले हम थे, और उस गठबंधन का क्या लाभ है आने वाले समय में और पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि पीडीपी ने खुद कहा कि जो कश्मीर में विस्थापित ब्राह्मण जो है हिंदू भारत में आए, उनके लिए वहां कॉलोनियां बसाना, वो सब चीजें हमने धीरे धीरे कागजों में कराई है। ठीक है मीनू जी, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप अभी जो जवाहर यादव ने एक पॉइंट रेज किया कि पानी पी पी कर कोसने वाले लोग जब एक साथ हो जाते हैं तो वो गठबंधन बहुत दिनों तक चलता नहीं है, और जिनके साथ उनका गठबंधन हुआ था उस वक्त आपकी पार्टी के जो तथाकथित बड़े लोग हैं वो भी उसका हिस्सा हुआ करते थे, एक बड़े चेहरे के तौर पर आईएनएलडी में। अब क्या आप ये चाहती है कि वो मायावती जो बकौल जवाहर यादव पानी पी पी कर कोसती रही हैं, जिस विचारधारा की आप बात कर रहे हैं देवीलाल जी को, उनको आप चाहते हैं कि न्योता दें आप, या उनके साथ जाके मिल जाएं और उसका कोई फायदा आपको मिलेगा हरियाणा में? देखिए, मैं पहले एक बात आपको बताना चाहूंगी। आप जवाहर जी को इतना समय देते हैं कि वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे ही संदर्भ छू जाते हैं। कम नहीं देंगे, पूरा रही है, मैं शांत बिल्कुल टोकूंगा नहीं आपको। मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगी। एक आपको बस रोक दो और बीच में अपने दर्शकों को ये बता दूं, सुखबीर तंवर जी आईएनएलडी से हमारे साथ फोन लाइन पे। सुखबीर जी माफी चाहूंगा, बहुत देर से फोन लाइन पे आपको वक्त नहीं दे पाया। मीनू जी पूरा करें, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। मीनू जी देखिए, सबसे पहले तो मैं जवाहर यादव जी की बात पे ध्यान दिलाना चाहूंगी। उन्होंने शुरुआत की मिर्चपुर कांड का वो संज्ञान लेके, और उसके बाद सारी जातियों का विवेचना करते हुए अंत में आके कहने लगे हम जातिगत राजनीति नहीं करते। वो सब कुछ कह देते हैं, उसके बाद अपने हाथ साफ कर लेते हैं कि हम जाति में सबसे बड़ा जाति की विवेचना करना और जाति के आधार पर वो कहते हैं ये बेमेल गठबंधन है। किस लिए? उनसे कोई पूछे, वो सिर्फ हमारी जातियों के आधार पर कह रहे हैं। वो इंसो या इनेलो को एक ऐसा संगठन बताते हैं जो किसी जाति विशेष के साथ जुड़ा हुआ है, जो सही नहीं है। इनेलो की मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन जेजेपी के बारे में ये धारणा बिल्कुल तथाकथित धारणा बिल्कुल ही गलत है। हम हर पार्टी को साथ लेकर देवीलाल जी के विचारधारा पर चलने वाले लोग ये कह रहे हैं कि उनको पानी पी पी कर कोसती थी, और आप उनके साथ गठबंधन करने के लिए बाहें फैलाए खड़े हैं, क्यों? ये बात हमसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जानती है। नीतीश जी ने इनके डीएनए तक का परीक्षण करवा लिया था, और उसके बाद नीतीश जी के साथ ये गलबाहें डाले हुए हैं, तो इस बारे में तो भारतीय जनता पार्टी ना ही बताए। देखिए, राजनीति में कोई भी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। नहीं होता है। इन्होंने एक खास बात कही कि हमने कश्मीर में गठबंधन किया कुछ सिद्धांतों के आधार पे, वही सिद्धांतों के आधार से ध्यान रखते हुए। जेजेपी की प्रवक्ता है, और मैं जेजेपी के बारे में सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आप जिसकी विचारधारा पर चलने की बात कह रहे हैं, उसको कोसने वाली विचारधारा के साथ गठबंधन आपको क्या पसंद आ रहा है? आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जी बताइए। देखिए, राजनीति में कोई अछूत नहीं है। गठबंधन होते हैं किसी एक विचारधारा, किसी कुछ मुद्दों पर। हम मुद्दे पे आधारित गठबंधन करने के लिए आज भी सुश्री मायावती जी के साथ तैयार हैं। गठबंधन में दोनों पार्टनर को कुछ कदम पीछे हटाने पड़ते हैं, कुछ हाथ आगे बढ़ाने पड़ते हैं, तभी एक सक्रिय और एक अच्छा गठबंधन हो सकता है। हम उसके लिए तैयार हैं। उसका कोई फायदा होगा आपको? देखिए, जेजेपी के वो किसी फायदे या नुकसान की, ये एक गठबंधन क्यों करते हैं? फिर ये एक सम्मान गठबंधन क्यों करते हैं? ये जो सियासत में गठबंधन फायदे और नुकसान के लिए ही होता है मैडम। ये एक सम्मान का विषय भी है। अगर सुश्री मायावती जी आगे बढ़कर हमारे लिए एक बाहें फैलाती हैं, एक जेजेपी से जुड़ना चाहती हैं, तो हम उनसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। ये एक सम्मान का विषय है हमारे लिए। सम्मान का। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, वोट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कह रही हैं आप?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हरियाणा की सियासत में दो ही दल आज की डेट में मुख्य मुकाबला उनके बीच में, एक तो भारतीय जनता पार्टी जिससे कि हरियाणा की जनता त्रस्त है, और दूसरा विकल्प जो जेजेपी के रूप में आगे आया है। मतलब आप क्लियर कर दीजिए, मायावती का वोट बैंक है कि नहीं है, उनका जनाधार है या नहीं है, यही पहले क्लियर कर दीजिए आप। देखिए, मायावती जी का जनाधार है नहीं है, कितना है, वो सुश्री मायावती जी के ऊपर मैं टिप्पणी करने के लिए नहीं हूँ। मैं इतना जानती हूँ, अपनी पार्टी के रूप में ये कहना चाहती हूँ कि अगर मायावती जी हमारे साथ जुड़ना चाहती हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। हम हर अच्छे बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दे रही है। अगर जुड़ गई तो कहेंगे कि नहीं उनका तो आधार है, और अगर नहीं जुड़ी तो कहेंगे उनका तो कोई आधार ही नहीं है। जेजेपी का है आधार। आपने देखा, जींद हमने जीता। देखिए, हमने जींद जीता अपने आधार पर। क्या जीता, फिर से बताइए। मैन ऑफ द मैच कौन रहे जींद में? दिग्विजय चौटाला जी। अच्छा, मैन ऑफ द मैच। देखिए, और किसको हराया? कौन करता है? किसको हराया? बीजेपी प्लस इनेलो के गठबंधन को। अच्छा, बीजेपी और इनेलो का गठबंधन। जी, उसके बाद भी मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी कौन लेके गए? ठीक, आप लोग फिर उनको सुखबीर जी, ठीक है। देखिए, मीनू जी के साथ आज मैं पहली बार डिबेट में बैठा हूं, और मैं इनका वास्तव में मेरा सम्मान इनके प्रति बढ़ गया। आपने पूरी कोशिश की कि एक आधार रहित पार्टी को उनके मुंह से कहला दो कि उसका आधार है, और उन्होंने बिल्कुल स्वीकार नहीं किया कि मायावती का कोई आधार है। तो निश्चित रूप से आप असफल रहे उनके मुंह से गलत शब्द निकलवाने में, और मैं इनका निश्चित रूप से सम्मान करता हूं। जवाहर जी, गौरव जी की जरूरत नहीं है, एंकरिंग भी आप ही कर लीजिए, प्रवक्ता भी आप ही बने रहिए। सुखबीर जी हमारे साथ हैं इस वक्त, बहुत देर से बहुत पेशेंस के साथ आईएनएलडी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पे। सुखबीर जी, टूटने वाला है गठबंधन? देखिए, मैंने बहुत ही शांति से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और बहुत ही सम्मानित बहन मीनू जी की बात सुनी है। असल बात ये है कि आज का जो विषय है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। ये जो जींद उपचुनाव की जीत है, निसंदेह ये ईवीएम की जीत है। जिस प्रकार से जब मतगणना हो रही थी और 7वें 8वें राउंड में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी जीत के प्रति आश्वस्त थे और लड्डू खा रहे थे, लड्डू खिला रहे थे, और उसी दौरान जींद हल्के की जनता आपके लड्डू कब फूट गए, कौन से राउंड में? नहीं, हमारे लड्डू फूटने या जुड़ने का विषय नहीं है। जो धरातल पे इस देश में, इस प्रदेश में देखा, उसमें जब 7वें 8वें राउंड में, जबकि 13 राउंड की काउंटिंग थी, जिस प्रकार से। सर, मैंने सवाल पूछा, गठबंधन क्या टूटने वाला है? बात सुनिए पहले। हाँ, आप मेरी बात सुने पहले। सुनाए, गुस्सा मत होइए सर। आधी गणना के बाद लड्डू खा रहे हैं, खिला रहे हैं, और वहीं पे जींद की जनता लाठी खा रही है। उससे ये साबित हो गया कि ये जीत ईवीएम की जीत है, ये सेटिंग की जीत है। तो ये मायावती जी को समझाइए ना सर, ये मायावती जी को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं आप मेरी बात सुने, नहीं तो आप मुझे ये बताएं कि कैसे जब पहले जो 1 नंबर पे किसी कैंडिडेट का ईवीएम में नाम होता है, उस नाम में पहले नंबर पे राष्ट्रीय पार्टियों का होता है, फिर रीजनल पार्टियों का होता है। कैसे, क्यों और कैसे इंडियन नेशनल लोकदल को 1 नंबर पे किया गया? ये सरासर ईवीएम की सेटिंग थी, और निसंदेह ईवीएम की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये कहीं ना कहीं ईवीएम की जीत है। कंवर साहब, सवाल मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? सुन लीजिए, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि क्या गठबंधन टूटने वाला है? बीएसपी और आईएनएलडी का गठबंधन क्या टूट की कगार पर है? उस पर मैं आता हूँ, आप पहले मेरी बात सुनिए। सुनाइए। इस प्रकार से नवगठित जो जननायक जनता पार्टी है, ये किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रही है, उसका सारे प्रदेश को पता है, और आने वाले वक्त में भी इस बात का खुलासा होगा। सर, इन सब बातों का कोई औचित्य है क्या यहाँ पे? मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूँ, आपके पास जवाब हो तो दे दीजिए सर, कि क्या चश्मा हाथी के अब गठबंधन के टूटने का, अलग होने का वक्त आ गया है? क्या आप लोग अलग हो रहे हैं? आज तक और अभी तक इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है। अगर फिर भी किसी वजह से इस गठबंधन में कोई बात होती है, निसंदेह इंडियन नेशनल लोकदल राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का इस हरियाणा प्रदेश की भूमि पर, हरियाणा प्रदेश के जनमानस में एक अलग प्रभाव है। वो तो देख लिया सर ने, जींद में देख लिया, उस पे मत जाइए, फिर आपको बहुत तकलीफ होगी। किसी एक उपचुनाव में
जिसमें सरकारी सर एक उपचुनाव की बात नहीं है, मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। ये एक उपचुनाव उस जगह पे था जिस जगह को आप हमेशा से अपना गढ़ बताते रहे और वहां जाकर आप 3,500 वोट लेकर आ रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता और अब बात कर रहे हैं जनाधार की। आप ये भी समझ लीजिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो उम्मीदवार, हमारे जो पिछले विधायक थे हरिचंद मिटा जी, जिस प्रकार से उनके पुत्र जो आज विधायक हैं, उनका ईमान खरीदने की प्रयास किया है। तो आप बचा नहीं पाए। आप अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता पर शक कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपके पार्टी का कार्यकर्ता बिकाऊ है। निसंदेह जो अपनी मानसिकता देश में, आप ये कह रहे हैं कि आपके पार्टी के कार्यकर्ता को आप रिटेन नहीं कर पा रहे और वो बिकाऊ है। हमारी पार्टी के सम्मानित विधायक थे डॉक्टर हरिचंद मिटा, जिनके पुत्र ने अपना ईमान बेचने का काम तो किया। आप नहीं बचा पाए ना सर। जैसे कि आपकी पार्टी का ज्यादातर वोट जो आकलन के हिसाब से दिख रहा है वो जेजेपी लेकर चली गई। आपके पार्टी के नेताओं को बीजेपी हाईजैक कर रही है। आपके पास बचा क्या सर? 3,500 वोट। बीजेपी का तो काम ही ये है, बीजेपी के आज के लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा चलिए तंवर साहब, एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर ब्रेक लेना है मुझे बहुत देर से। मुझे बहुत देर से जानकारी देता हूँ। हाँ, तंवर साहब, आप हरियाणा की अगर राजनीति को पढ़ेंगे, जो व्यक्ति कभी एक बार एमएलए रहा, ऐसे व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो हरियाणा के इतिहास में सबसे अधिक चुनाव हारने का रिकॉर्ड चौधरी देवीलाल जी के नाम है। मुख्यमंत्री रहते हुए सिटिंग व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो यह हारने का रिकॉर्ड श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के नाम है। और किसी परिवार का व्यक्ति जिसके परिवार से 2 मुख्यमंत्री रहे, उस परिवार में कोई पहला व्यक्ति चुनाव हारने का रिकॉर्ड दिग्विजय जी के नाम है। तो ये मैंने आपके रिकॉर्ड बताए जिस विचारधारा को लेकर आप चलते हो और जिस पर आप इतने सम्मोहित हो रहे हो। दूसरा, इन्होंने कहा हमारी सरकार है। कोई एक रिकॉर्ड बताइए, 1 सेकंड और 10 सेकंड और, कोई एक रिकॉर्ड बताइए जिसमें 5वें साल में जाकर भी उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी जीती हो। मेरा सीधा सा सवाल है, 250 से सांसद आप आज भारतीय जनता पार्टी में ऐसे हैं जिनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की है, उसका क्या जवाब है? हाँ, इसका जवाब, इसका मानसिकता नहीं खरीदी। हाँ, यस, इसका जवाब मैं देता हूं। जैसे चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी अपना जीवन का पहला चुनाव कांग्रेस के सिंबल पे लड़ा। अगर वो बिकते होंगे, अगर आपको लगता है कि हम किसी को खरीद के लाते हैं तो वो कांग्रेस से अलग हो गए तो किस आधार पे होंगे, ये आपको टिप्पणी करनी चाहिए। जिसको आप अपना नेता मान रहे हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने जीवन का पहला चुनाव कांग्रेस के सिंबल पे लड़ा था। ठीक है, उसमें नहीं जाएंगे। तब आपके मूल सांसद कितने हैं? तंवर साहब, मुझे माफी के साथ माफ करिएगा, मैं उस सवाल की तरफ अभी नहीं जा रहा क्योंकि डाइवर्ट हो जा रहा है। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आपका बीएसपी के साथ गठबंधन टूटता है तो जींद में जो हालत हुई, क्या आने वाले चुनाव में उससे ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी? देखिए, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कर्मभूमि है जींद, ठीक है, और बहुत जल्दी सारी चीजों पे मंथन होगा, चिंतन होगा और निसंदेह हम आने वाले लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में। सर आप आगे क्या करेंगे छोड़ दीजिए, मैं क्या पूछ रहा हूँ सवाल आपसे तंवर साहब, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि क्या बीएसपी के साथ आपके गठबंधन का आपको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उनका कोई वोट बैंक है या नहीं है? ये तो वक्त तय करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी को सर फिर भारतीय जनता पार्टी वही तुड़वा रहे क्या आपका गठबंधन? आने वाले समय में अब हो सकता है थोड़ी देर में आप ये भी बोल दें देश की जनता का लाभ नहीं मिलेगा। नहीं तंवर साहब, मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, मायावती जी का कोई वोट बैंक, कोई जनाधार हरियाणा में है जो आपको फायदा मिल रहा है या नहीं है? निसंदेह मायावती जी का जनाधार ना के सिर्फ हरियाणा में अपितु पूरे राष्ट्र में है। हरियाणा में जनाधार अगर उनका है तो उनका अगर खिसका दे आपके 3,500 वोट में से तो आपका कितना था सर? मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जो जींद उपचुनाव की बात है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ईवीएम के साथ गठबंधन था और उस गठबंधन पिछली बार लगभग 13,000 वोट बीएसपी के थे, 13,500 के आसपास वोट बीएसपी के कैंडिडेट को मिला था गौतम साहब को, और इस बार आपके साथ मिलके 3,500 पे आ गए वो। क्या रह जाता है? आप जवाहर यादव जी से मेरा आपके माध्यम से सवाल ये है कि जवाहर यादव जी से पूछ लीजिएगा, पहले मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए क्योंकि ये बीएसपी के नेता भी सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये है कि अगर मायावती जी का कोई जनाधार था
और पिछले चुनाव में 13,500 के लगभग बीएसपी के नेता जो उम्मीदवार थे उनको वोट मिला था, तो इस बार ये 3,500 कैसे हो गया सर? मायावती, इंडियन नेशनल लोकदल या किसी दूसरे दल का औचित्य कहाँ बचा? सब खत्म हो गया औचित्य आप लोगों का। भाई जब ईवीएम से गठबंधन हो गया, हाँ। भाई पहले नंबर पे राष्ट्रीय पार्टी आनी चाहिए और उसके बाद रीजनल पार्टी आती है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो अच्छा है। एक नंबर पे सिंबल आउट करने का मतलब क्या है? इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है? कोई रूल रेगुलेशन भी है कि सिंबल किस ऑर्डर में होंगे? ठीक है स्वामी जी, ये जो कहना चाह रहे हैं, ठीक है तंवर साहब, आपकी बात पे चर्चा कर लेते हैं, आपकी बात पे चर्चा कर लेते हैं। स्वामी साहब, ये जो कहना चाह रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं कि उससे क्या फर्क पड़ता है? वो सही कह रहे हैं। हाँ। फर्क नहीं पड़ता है वो एक अलग विषय है। हाँ। लेकिन ऐसा है कि जब मैं खुद होम मिनिस्ट्री में था, बहुत पुरानी बात है ये, तो उस समय क्या होता था, राजेश खन्ना चुनाव लड़ रहे हैं, 4 राजेश खन्ना खड़े हो जाते थे। तो उस समय हम लोगों ने, शेषन साहब थे इलेक्शन कमिश्नर, तब ये कह के कराया था कि सबसे पहले राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट्स के नाम होंगे, फिर स्टेट पार्टीज के होंगे, और उसके बाद अलग से गैप देके फिर जो इंडिपेंडेंट्स खड़े होंगे उनके नाम होंगे। तो ये नियम तो है, इसमें तो कोई बात नहीं है। अब उनमें आईएनएलडी के पहला नाम क्यों रखा गया? क्या इंडियन नेशनल लोकदल सिर्फ हरियाणा लोकदल पार्टी पे थी, नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है? अगर वो नहीं है तो उनका नाम क्यों रखा, वो तो यहाँ के स्टेट इलेक्शन कमीशन बता सकते हैं, लेकिन ये नियम है। ठीक है कि जो राष्ट्रीय पार्टी उसका पहले नाम जाएगा। लेकिन इस चुनाव में क्या कोई फर्क है? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं राजेश खन्ना के नाम से 4 खड़े हो गए, या आईएनएलडी के नाम से, या उनके कैंडिडेट के नाम से और लोग खड़े नहीं थे। नियम ये है। नियम ये है। नियम ठीक है, नियम उस पर अब अलग सोच सकते हो, उसको अलग खबर देख सकते हैं खबर के तौर पर, लेकिन क्या उसका फर्क है? ये 3,500 जो वोट आया है, और हम जब ये चर्चा करें कि 13,500 पिछली बार मायावती को वोट थे, उनके कैंडिडेट को, वो वोट गया कहां स्वामी जी? नहीं, वो वोट जो है मायावती जी का, मैंने बताया ना कि वो वोट कुछ कांग्रेस में चला गया और कुछ वोट जो है ये सब जगह बट गया उनका एक्चुअली वोट। ठीक है कौशिक साहब, क्योंकि उनका चुनाव में भले ही कागजों पे गठबंधन हो, लेकिन चुनाव में सतह पर जैसे ही ये बंटवारा हुआ, कोई गठबंधन नहीं था और सब अपने अपने हिसाब से उनके वोट बटे हैं, और जो कांग्रेस को वोट मिले हैं उसका यही एकमात्र कारण है। ठीक है, एक तंवर साहब एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। क्या आप लोग जब इलेक्शन की तैयारियां वहां कैंपेन कर रहे थे, तो बीएसपी के लोगों का साथ मिल रहा था? आप लोग, वो आपके साथ आके खड़े होकर चुनाव प्रचार कर रहे थे, उनके कार्यकर्ता, या नहीं? लोगों का साथ था और आज तक भी साथ है, लेकिन जब मैंने बता दिया कि जब ईवीएम में सेटिंग होगी, जब हमारा नंबर 1 पे नहीं होना चाहिए था और जो कानून के विपरीत है, फिर क्यों हमें 1 नंबर पे डाला गया? तो आपने कंप्लेंट किया इलेक्शन कमीशन में? साबित करता है आपने इलेक्शन में सेटिंग सर इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट की इस विषय पे आप लोगों ने? वो सारी कंप्लेंट और सारी प्रक्रिया जारी है, लेकिन कब किया? अब पछताए और क्या, जब चिड़िया नहीं, कब किया? नहीं, क्यों? अगर ये गलत है तो हमने कई बार, हमारे यहाँ प्रावधान है, करवाना चाहिए था। हमारे यहाँ प्रावधान है, बहुत कुछ हो सकता है। आपने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट किया? इलेक्शन पिटीशन है, वो भी हम इस चुनाव के बारे में डालेंगे। कब? उसके बारे में कोई लोकसभा चुनाव जब नजदीक आ जाएगा तब डालेंगे सर। चुनाव आयोग ने हमें 1 नंबर पे रख के कहीं ना कहीं ईवीएम की सेटिंग। तंवर साहब, मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ आपको, क्या ये आज पता चल रहा है या उसी दिन पता चल गया था? हमने उसी दिन भी जो गलत है, आरोप थे उनको बताया था कि जिस दिन सिंबल मिला होगा उसी दिन क्रमांक आपको मिल जाता है कि कौन कहां पर रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन में क्या कंप्लेंट की इस विषय में अभी तक? देखिए, उस कंप्लेंट और इलेक्शन पिटीशन ये सारे काम होंगे, लेकिन कब? अब तो इस लेवल पे तो कुछ नहीं हो सकता ना। बस जिस प्रकार से इन्होंने किया, जो अवहेलना करी, जो नियम कायदे कानून है उनकी अवहेलना हो चुकी, ईवीएम की सेटिंग के साथ चुनाव जीत चुके, 1 महीने का विधानसभा आ गए, 8 महीने का मान लो, लेकिन फिर भी हम इसको चैलेंज करेंगे। ठीक है, एक बात और बता दीजिए कि बीएसपी के साथ गठबंधन टूटेगा अगर, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी नजर आ रही हैं, तो नुकसान होगा आईएनएलडी को कि नहीं होगा? देखिए, वो तो परिस्थितियों पे निर्भर करेगा, किसके साथ गठबंधन रहेगा, किसके साथ नहीं रहेगा। राजनीति में असीम संभावनाएं हमेशा विद्यमान रहती हैं, इस बारे में मुझे फिलहाल कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो भी हालात हैं, जो भी रहेगा, निस्संदेह हम संघर्ष करेंगे, प्रदेश की जनता के बीच में जाएंगे। वो तो आप करते रहिए सर, संघर्ष करते नजर भी आ रहे हैं।
काम किया है। हाँ। विगत नहीं, संघर्ष करते तो आप नजर आ रहे हैं कौशिक साहब। ये संघर्ष करने की बात कह रहे हैं, फिलहाल जो परिस्थितियां नजर आ रही है उसमें गठबंधन टूटता नजर आ रहा है। इन सब के बीच हरियाणा कांग्रेस की सोच जरा बताइए कि उसको क्या लगता है हरियाणा कांग्रेस को कि बीएसपी का कोई वोट बैंक है या नहीं है, हरियाणा में स्पेसिफिक बताइए। क्योंकि ये अक्सर हम जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि भाई बीएसपी और मायावती का एक साइलेंट वोटर है और वो चुपचाप वोट दे जाता है, बहुत ज्यादा उसका वेव पता नहीं चलती है उसकी। और क्या ऐसा आपको लगता है कांग्रेस को यहाँ? देखिए गौरव, आपका इतिहास देखिए, हमें हरियाणा में शायद कांग्रेस हमेशा ही अपना चुनाव अलग से लड़ती है और हमें वहां पर किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती। ऐसा अभी भी संभव है कि हमें हरियाणा में अपना आप चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी इतनी सशक्त है कि आज के टाइम में जिस हिसाब से मेरे मित्र की पार्टी है, जो भी एक अमूल गठबंधन जो बता रहे, जिसके इनको शायद इंडिया गठबंधन का नहीं पता हो कितने घटक दल थे, उसमें कैसे चला था इनका राज, तो वो ये बेटर जान सकते हैं। पर हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं होता कि हमें मान लो सुश्री मायावती जी की पार्टी की जरूरत पड़ेगी। और फिर भी अगर हाईकमान अगर से कोई डिसीजन लेता है वो उनके पर डिपेंड करता है। बोल रहे हैं नहीं, ये उनका काम है सर। मैं थोड़ी इतना बड़ा लेता हूँ कि जाकर सुश्री मायावती पार्टी को अपने अंदर शामिल कर लूं, मैं तो नहीं। अल्टीमेटली पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, हरियाणा की सियासत को करीब से देखने के नाते आपको लगता है कि मायावती का कोई वोट बैंक है हरियाणा में या नहीं लगता है? देखिए, उसकी पार्टी के अपनी वो तो बीएसपी के नेता बताएंगे उनका कितना वोट परसेंटेज है, या ये हमारे साथी हैं, ये तो आईएलडी के साथ हमेशा अलायंस में रहे हैं, इनको ज्यादा पता होगा। ये उस टाइम पे 98 में होता तब भी इनके साथी थे ये, तो बेटर तो ये जान सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं। हरियाणा में सियासत को अगर करीब से देख रहे हैं, किसी भी दल से हो आप, तो आपको लगता है कि बीएसपी का कोई जनाधार है या नहीं है? मैं ये समझ रहा हूं और इस पे कमेंट करने में आप और मीनू जी दोनों जी कतरा रहे हैं। नहीं, मैं कतरा ही नहीं रहा। मैंने क्या कहा, हम हमेशा चुनाव अकेले लड़े, अभी भी अकेले लड़ेंगे सर। वोट बैंक है उनका, वोट बैंक मैंने बताया ना। देखिए, हर बार इनके विधायक एक चुन के आता है। अभी भी इनकी पार्टी के साथ हमारे फरीदाबाद से विधायक वो इनकी पार्टी के साथ शामिल हुए हैं, और पिछली बार वो हमारे साथ थे जिनको हमने वाइस वो बनाया, स्पीकर बनाया होता। तो ये हमें हर बार इनका देखो विधायक जरूर होता है, तो अल्टीमेटली ये कहीं कहीं वोट परसेंटेज तो है इनका। जैसे कि आप बार बार पूछ रहे हैं कि मायावती जी का इंडिविजुअली कोई जनाधार है या नहीं हरियाणा में, और जवाहर जी ने जैसे कहा मैं सवाल से बच रही, मैं बिल्कुल नहीं बच रही जी। जैसे कि कौशिक साहब ने बताया, मायावती का जनाधार है जब वो किसी के साथ संगठित होकर लड़ती है। अगर वो जजपा के साथ आ जाएं तो एक अच्छा वोट परसेंटेज उनको भी रही है और ललचा भी रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक सच्चाई, एक परिप्रेक्ष्य में बता रही हूँ। लेकिन एक बात आप फिर उसका क्या होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो अकेले चलने की आदत हो गई। दिल्ली वाली पार्टी क्या होगा? आप भी एनडीए की तरह घटक दल बनाएंगे पूरे? मैं एक बार जवाब दे लूं जी। भारतीय जनता पार्टी को अकेले चलने की आदत होगी, उसको सहयोगियों को ठुकराने की आदत रही है, और उससे सब सहयोगी आजकल नाराज है, बचते हुए हैं। हमें कोई गुरेज नहीं है मायावती जी से, हम साथ लेके आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। केजरीवाल जी का भी स्वागत है, मायावती जी भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहिए। आधार, रीढ़ की हड्डी जो है वो जजपा की है, उसके साथ जो सहयोगी जुड़ेगा निश्चित ही उसके लिए अच्छा एक मताधार उसको मिलेगा। और हरियाणा की सियासत, क्या आप थर्ड फ्रंट की तरफ इशारा कर रही हैं हरियाणा में? देखिए, मैं हर उन फोर्सेस की तरफ इशारा कर रही हूं जो बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति से दुखी हैं, जो बीजेपी के एक इस झूठे विकास के नारे से झल्ला चुके हैं। मैं हर उन फोर्सेस की तरफ अपने हाथ बढ़ा रही हूं, उन्हें अपने साथ मिलने के लिए एक न्योता दे रही हूं पार्टी की तरफ से। वो आए, मिले, क्योंकि विपक्ष या विकल्प केवल जजपा है हरियाणा में और कोई नहीं। अभी तो विपक्ष ठीक है। अच्छा स्वामी जी, फिर आऊंगा आपके पास। एक बार मैं तो फिर स्वामी जी से ले लेंगे ठीक, लास्ट उसमें कंक्लूजन, क्योंकि मैं नहीं बोल पाया, मैं बिल्कुल शांत सुना। एक तो अपने भाई को थोड़ा सा संशोधित कर देता हूं। इन्होंने कहा कि जब 98 में मायावती जी का और इनेलो का समझौता हुआ, हम इनके साथ थे, तो उस समय हम और बंसीलाल जी थे, हम उनके साथ नहीं थे। नंबर एक, पहले तो। दूसरा, अभी मीनू जी ने कहा कि हम समझौते से भाग रहे हैं, तो मीनू जी के देखिए ये इनकी पीड़ा, इनका अनुभव बोलता है। इस मामले में इनको बिल्कुल अनुभव है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का कभी सहयोग नहीं मिला, जब तक जिस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का सहयोग मिला, गैर कांग्रेसी सरकार तभी बनी है, इससे पहले कभी नहीं बनी। चाहे वीरेंद्र सिंह जी को ले लीजिए, राव वीरेंद्र जी को ले लीजिएगा, चाहे आप बंसीलाल जी को ले लीजिए, देवीलाल जी को ले लीजिए, चौटाला जी को ले लीजिए। यानी कि कांग्रेस के अलावा अगर पहली बार कोई सरकार अपने बहुमत से आई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नहीं तो हरियाणा के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ।
तो इसलिए उनको गठबंधन निश्चित रूप से उनको ललचाता है। तो जो ये कहती हैं बार बार कि हमें किसी भी सहयोग को है, तो उनको एक ये सच्चाई तो पता है कि वो अपने दम पर सत्ता में नहीं आ सकते। परंतु जो दो गठबंधन की जिसकी संभावना है, आम आदमी पार्टी और बसपा, ये निश्चित रूप से हरियाणा का युवा, चाहे वो इंसो का हो चाहे वो जेजेपी का हो, वो कुछ भी हो सकता है। मैं उसको सामंतवादी कहता हूं, मैं उसको परिवारवादी कहता हूं, पर मैं ये नहीं कह सकता कि वो राष्ट्र विरोधी हो नहीं सकता। इनका भी कार्यकर्ता हो, वो बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं आज मानता हूं। दिग्विजय जी से मेरे 50 मतभेद हो सकते हैं विचारिक, पर मैं ये नहीं मान सकता कि वो राष्ट्र विरोधी है। परंतु आम आदमी पार्टी के साथ जैसे ही वो गठबंधन करेंगे तो दिग्विजय जी और दुष्यंत जी तो वहां रह जाएंगे और नीचे का जो मतदाता है वो भाग जाएगा। तो इनको मेरी सलाह है, सोचना चाहिए। ऐसे ही बसपा आप इनको ये कह रहे हैं कि आपके साथ आ जाए? हमारा हो रहा है परेशान जवाब। अरे मैं तो सुझाव दे रहा हूं जी आपको। आप बार बार हमें चेता रहे हैं, और दूसरा ना कीजिए, एक और बताता हूं, एक और विचारधारा। देखिए अभी इनको एक झटका और लगने वाला है जेजेपी को, कि इनेलो का सब कुछ का मतलब सब कुछ जेजेपी में चला गया था जिनके चुनाव में। वो इसलिए गया था कि इन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी कि हम भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनेंगे। जब इनेलो का सब कुछ जाकर उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला जी की मार्मिक अपील जी भी, उनकी पत्नी की भी मार्मिक अपील, सब धता बता के जेजेपी के साथ खड़ा हो गया। परंतु उनको ध्यान में आ गया कि जहां पहले इनेलो जीती थी, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार केवल 2200 मतों से हारा था, भाजपा ने वो 2200 मत भी कवर किए और आज 13,000 वोटों से जीती। तो उनको लगा कि चौटाला जी के साथ जो वो उन्होंने नहीं गए थे, मुझे लगता है उनको वापस कहीं ना कहीं वो इनेलो में इनका बहुत बड़ी मात्रा में स्वामी जी एक आखिरी मतदाता इनके पास वापस लौटेंगे। स्वामी जी एक आखिरी कमेंट, क्या जो मीनू जी कह रही हैं और अगर वो जो न्योता दे रही हैं, अगर उस न्योता में इंटरेस्ट दिखाती है मायावती, तो क्या थर्ड फ्रंट बनने की संभावना या कोई तीसरा विकल्प बनने की संभावना कांग्रेस और बीजेपी के इतर दिखती है आपको? नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी 3 पार्टियां हैं, विकल्प की जरूरत ही नहीं है। तीन थर्ड भागों फ्रंट, में मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। नहीं, देखिए कॉम्बिनेशन मैंने बताया ना आपको कि चुनाव में हर पार्टी ये कहती है कि हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं करते, और कहना भी चाहिए। अगर कहेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन हम लोग जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हम पे तो कोई पाबंदी नहीं है, और हम हमेशा से जो भी एनालिसिस करते हैं वो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि इस देश में न कोई विकास पे चुनाव जीतता है और न कोई किसी और कारण पे चुनाव जीतता है। यहां पर चुनाव इमोशंस और आपके कॉम्बिनेशंस, जिसको ये सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, सोशल इंजीनियरिंग कह लीजिए, कास्ट कॉम्बिनेशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। हर चुनाव में जो पार्टी जीतती है वो इन दो में जो आगे है वो चुनाव जीतती है। ठीक है, यही एक मेन मुद्दा रहता है। यहां पर भी आप देख लीजिए, अगर थर्ड फ्रंट की संभावना दिख रही है सर आपको यहाँ? नहीं, थर्ड फ्रंट की संभावना ये है कि मायावती जी के साथ जुड़ने में, जैसे मैंने कहा ना कि वो बहुत बड़ा शेयर मांगेंगी, वो शेयर उनको कोई देगा नहीं। और आम आदमी पार्टी भी, और आम आदमी पार्टी का तो अभी इट इज टू अर्ली टू से कि उनकी क्या हैसियत जब वो चुनाव में यहाँ उतरेंगे तो होने वाली है। अगर मान लीजिए लोकसभा विधानसभा साथ नहीं होते हैं तो उस स्थिति में कौन आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके उनको सीट देने वाला है, तो उसके बारे में तो इट इज टू प्रीमेच्योर। वो तो खाली कह रहे हैं कि लड़ेंगे, अगर आप लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो लड़ेंगे। कल के अखबार देखते हैं, मैं नहीं कह रहा, कल के अखबार जो देखते हैं, जो केजरीवाल जी के कोट करते हुए स्टेटमेंट लगी है, उसमें लगी है कि ये दोनों पार्टियां मिलकर 5-5 विधानसभा लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। ये कल के अखबारों में, मैं उसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता, परंतु जिन पत्रकारों ने लगा रखी है वो केजरीवाल जी को कोट करते हुए लगा रखी है। ठीक है, मतलब इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि थर्ड फ्रंट जैसी परिस्थिति हरियाणा में बन सकती है। लेकिन इतना तो तय है, आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया, इतना तो तय है कि बीएसपी का साथ छूटने का नुकसान आईएनएलडी को होगा, क्योंकि बीएसपी का एक अपना साइलेंट वोटर जरूर है। हर जगह थोड़े थोड़े वोट्स ही अगर आप देखें, हर सीट पर कहीं ना कहीं वो है जो आईएनएलडी को अब तक सपोर्ट मिल सकता था। लेकिन फिलहाल तो परिस्थितियां ऐसी लग रही हैं कि हाथी चश्मा उतार कर फेंकने को पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।